इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग का ही जो कि ऑटोक्राइन होता है, पैराक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है, 3 प्रकार के होते हैं, वो तीनों प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में ही होते हैं ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन तो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ऑटोक्राइन क्या होती है? ऑटोक्राइन जैसे कि वो सेल है, खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है, फिर खुद के ऊपर ही उसका रिसेप्टर होता है, वो खुद के ऊपर ही जैसे रिसेप्टर पे वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तो फिर रिस्पॉन्स होगा। तो इस प्रकार की सिग्नलिंग होगी ऑटोक्राइन। इसका एग्जांपल क्या है? टी सेल। तो इम्यूनोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे आगे, इम्यूनोलॉजी की भी सीरीज आएगी, एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, जो इन्फेक्शन एरिया पे होगा, जैसे कि आएंगे तो टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा ना, तब उससे खुद से ही रिलीज होगा मॉलिक्यूल और फिर खुद पे ही बाइंड होकर टी सेल का है वो प्रोलिफरेशन होगा, ऐसी सेल बहुत सारी बन जाएगी। ठीक है, तो उसमें ऑटोक्राइन होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स पे भी। ठीक है, जैसे इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो रिलीज होता है और टी सेल पे बाइंड होता है, फिर इसका प्रोलिफरेशन होता है। कैंसर सेल में भी ऐसा देखा जाता है। और बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग होता है। ठीक है, वो उसमें भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है उसमें जैसे एक ओनली इसने क्वारम सेंसिंग में अलग प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसने छोटा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो उससे काम नहीं चलेगा। अब 3-4 और बैक्टीरिया छोड़ेंगे तब उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट तक जब ये कंसंट्रेशन आ जाएगी ना इन मॉलिक्यूल की, तब ये खुद पे ही ये बाइंड होके ये रिस्पॉन्स होगा उनका। ठीक है, तो ज़्यादा सिग्नल मॉलिक्यूल होने के बाद में ही रिस्पॉन्स होगा उसमें क्वारम सेंसिंग में। और पैराक्राइन देख लेते हैं। पैराक्राइन क्या होता है? पैराक्राइन जो सेल दैट आर नियर वन अनदर, जो पास पास सेल के बीच में जो सिग्नलिंग होगी एकदम पास पास में जो है ना, तो उसमें वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ना। ये क्लोज प्रोक्सीमेटली में होती है। सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये तंत्रिका न्यूरल कोशिका में देखा होगा, सिनेप्टिक सिनेप्सिस होता है और यहाँ पे इसके बीच में मॉलिक्यूल जो आता है थोड़ी देर के लिए जैसे आता है ना, वो रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन रिलीज होता है बिकॉज पास में ही है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये काम आ जाएगी। ठीक है, और अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए वो मॉलिक्यूल रहता है, बाद में डिग्रेड हो जाता है। एग्जांपल इसका इन्फ्लामेटरी मीडिएटरी में जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन है ना, प्रोस्टाग्लैंडिस, सीरोटोनिन। ठीक है, जो कि लोकल रिस्पॉन्स है, इसमें यही पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है उसमें भी, और कंडीशनल सिग्नलिंग उसमें भी ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। ठीक है, एनकर सेल होता है। ठीक है, LIN3 सिग्नलिंग, EGF और मोरफोजन होता है ना, इसमें ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। और एंडोक्राइन में हम देख लेते हैं। एंडोक्राइन में ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। एंडोक्राइनोलॉजी में आपने देखा भी होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, LH, FSH है ना, वो सारे जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को पिट्यूटरी से थायराइड पे इफेक्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना ऑन, और स्पेसिफिक सेल पर ही वो एक काम करेगा। ठीक है, और स्टेबल होता है वो मॉलिक्यूल, बिकॉज इतनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो वो स्टेबल रहेगा, डिग्रेड नहीं होगा जल्दी, और कॉम्पिटेंट होता है। और हाई कंसंट्रेशन रिलीज होती है, बिकॉज इतनी दूर जाना है तो ब्लड में तो हाई कंसंट्रेशन रिलीज होना पड़ेगा। ठीक है, और ग्लैंड जैसे थोड़े बहुत एग्जांपल लिख रखे हैं हमने, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, जिसमें अल्फा बीटा होते हैं ना, और बीटा से इंसुलिन होता है, अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है ना। और सिनेप्टिक सिस्टम जो कनेक्टेड रहते हैं ना, सिनेप्टिक सिस्टम होते हैं